समाज रत्न अवार्ड समारोह के अध्यक्ष हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय दाराचंद जी सिंगर, हमारे शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह दोतासा जी, उप मुख्य सचेतक भाई महेंद्र चौधरी जी, अध्यक्ष जाटमा सभा आदरणीय राजा मील, हमारे साथी डॉक्टर चंद्रमान जी, महादेव सिंह जी, भागीरथी जी महिला, जगमाल सिंह जी, राजेंद्र चौधरी जी, आलोक बेनीवाल जी, रफीक भाई और भजन कांगड़िया जी, सीताराम जी अग्रवाल, श्री चंद चौधरी जी, वीरेंद्र पूनिया जी, मोहन सागर जी, विनोद पूनिया जी, राम साई जी भाजिया और सभी सम्मानित वरिष्ठजन और जो हमारे सब बुजुर्ग सम्मानित हुए हैं, उन पर हमें गर्व है। भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज यहाँ पर राजस्थान जाट समाज संस्थान की तरफ से हम सबको याद किया गया, प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए, समाज रत्न का अवार्ड देने के लिए, और आप सब लोग साक्षी बने सके इस प्रोग्राम के। समाज को सम्मान करने का, किसी व्यक्ति विशेष को सम्मान करने का, किसी महापुरुष को सम्मान देने का, ये परंपरा हमारे यहाँ, हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में हमेशा रही। मामा साहब का सम्मान करना, जिससे कि अन्य लोगों को प्रेरणा मिले, तो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिल सके, अच्छे संस्कार होंगे, अच्छी परंपराएं स्थापित होगी, तो उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहता है। और ये परंपरा निभाते निभाते आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे खुशी है कि समाज ने ये बीड़ा उठाया, हम सबको याद किया, और गरिमा में प्रोग्राम में आप सब लोग जिसमें बैठे हुए हो, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मुझे खुशी है कि आने वाले वक्त में यह समाज और ज़्यादा प्रतिभाओं का सम्मान करने में आगे आ सकेगा। प्रतिभाएं की खोज करनी पड़ती है, प्रतिभाएं कई फील्ड में अलग अलग तरह की होती है। समाज का काम है, समाज के अगुआ लोगों का काम है कि वो प्रतिभा की खोज भी करे। प्रतिभा खुद आके नहीं कहती मैं प्रतिभा का धनी हूँ, हमें देखना पड़ता है किस दिशा में, किस क्षेत्र में क्या टैलेंट है। अगर उसको हम लोग प्रोत्साहित करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसके माध्यम से हम समाज को मजबूत कर सकते हैं, प्रदेश की सेवा कर सकते हैं और देश की सेवा में भागीदारी निभा सकते हैं। जाट समाज के द्वारा एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके बारे में भी कहा गया कि मैंने जाट समाज के लिए मेरे ध्यान रखा। मैंने कितना रखा इसका फैसला जाट समाज करेगा। तो मेरा जाट समाज ने कितना ध्यान रखा इसका कोई मुकाबला नहीं, ये मैं कहता हूँ। मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ तो जाट समाज के कारण पहुँचा। 5 चुनाव जीते पार्लियामेंट के मैंने, तो जाट समाज के कारण जीते। लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ, ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैं वही आपको खुश करने के लिए बातें कह रहा हूँ। जो लोग राजनीति में हैं उनको मालूम है कि मैं मारवाड़ से आता हूँ, और मारवाड़ के जाट, वहाँ के विष्णोई, वहाँ की बिरादरियाँ अलग अलग, वो तमाम कौम के साथ रही हैं। और उसी कारण से मैं लगातार 5 बार, एक बार छोड़ के MP बन सका। अक्सर ऐसा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष मैं 3 बार बना, चंद्रमा जी मेरे साथ रहे हमेशा, और तीसरी बार बना मैं, उसके बाद में मैं बना मुख्यमंत्री बना। मेरे ऊपर पहला हक किसी का था तो जाट समाज का।
हमारा मुख्यमंत्री बन गया। कुछ गलतफहमी पैदा कर दी गई जानबूझ करके, आरक्षण के नाम पर। कुछ जरूरत नहीं थी उसकी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा था, प्रताप मजरा जी थे नेता प्रतिपक्ष, मैं था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। जब पार्टी लिखती मैनिफेस्टो में कि हम चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे, उसमें लिखा हुआ था कि हम जीतेंगे तो जाट समाज को, किसान समाज को आरक्षण देंगे। और देश में पहली बार मैंने उस मैनिफेस्टो को एक नई परंपरा कायम की। मैनिफेस्टो बनते हैं, सरकार बनती है, लोग भूल जाते मैनिफेस्टो को, कोई याद नहीं रखता, ना पब्लिक याद रखती है ना बनाने वाले याद रखते हैं। मैंने मजबूर किया देश के अंदर लोगों को, मैनिफेस्टो का क्या महत्व होना चाहिए। मैंने पहली बार मेरी कैबिनेट के अंदर सरकार बनते ही, चंद्रमा जी मौजूद है, हमने मैनिफेस्टो को कैबिनेट में स्वीकृत करके सरकारी कार्य योजना का अंग बना दिया। उसको चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से तमाम कलेक्टर्स को, तमाम सेक्रेटरीज को भेज दिया गया। ये हमारे वादे किए हुए जनता से हैं, ये वादे हमें पूरे करने हैं। और विश्वास होना चाहिए था जाट समाज को कि जो व्यक्ति मैनिफेस्टो को आधार बना के शासन करना चाहता है, जिसमें वादे किए गए हैं, तो फिर तो होना निश्चित ही आरक्षण हमारा। पर आप जानते, राजनीति में सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा कर दी, उस कारण से मैं जाट विरोधी घोषित हो गया। 20 साल से जाट विरोधी घोषित हूँ मैं। आज आपने बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि बुलाया आपने, कम से कम मुझे लगता है वहाँ पर आपने मुझे मालूम है आप लोगों के दिल में क्या है, मैं जानता हूँ कि आपने पूरा समाज मेरे संग्राम में मुझे आशीर्वाद देता है, मुझे मालूम है। पर चंद लोग ऐसे भी होते हैं, अपनी राजनीतिक कारणों से ऐसा माहौल बनाते हैं और समाज के कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं और चस्पट लग जाता है। लग गया, पर मैं राजनीति में हूँ, मैं वो साधु संत नहीं हूँ, तो मुझे आता है कैसे उनके चश्मे को खत्म करना आता है। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में लोगों को दिल जीतना पड़ता है, दिलों पर राज करना पड़ता है। दिलों के राज क्या करने का मतलब उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनको एहसास करवाना पड़ता है कि मैं सबको साथ लेके चलूँगा, मेरी ड्यूटी बनती है। डेमोक्रेसी के अंदर आज जो माहौल देश में है वो लोकतांत्रिक माहौल नहीं है। हिंसा का माहौल, भय का माहौल, अविश्वास का माहौल है। वो चलता नहीं लंबे समय तक। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, C-70 के नाम पर सब राजनीति हो गई देश के अंदर। अभी देखा हम जनता कितनी समझदार है। ये जनता वो है जो कानों कान खबर लगने देती है, क्या करेंगे हम लोग। ये हमारे देश की जनता की खूबी है, रॉबस्ट कॉमन सेंस हमारा है कि आप लोग जब है बात करेंगे प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से, तो वोट देने जाएंगे तो आप जानते हैं और आपका भगवान जानते हैं। इंदिरा गांधी जैसी महान नेता जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ा है इंदिरा जी को लोकसभा में, ये इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है। पोखरण में बम विस्फोट किया, परमाणु विस्फोट का बंद किया, पूरी दुनिया देखती रह गई। इंदिरा गांधी ने एटॉमिक एक्सप्लोजन कर दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। कितनी खून खराब होते थे आप सब जानते हो, रोज लोग मरते थे। तो इंदिरा गांधी वो महान नेता थी, जान की परवाह नहीं करी। उनको मालूम था मेरी जान जा सकती है, मैं उनका मंत्री था, मुझे उन्होंने कहा था। और मरने के एक दिन पहले कहा उन्होंने
एक महिला थी, महिलाओं का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया उन्होंने कहा उड़ीसा के अंदर मेरी जान भी जा सकती है, और मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। वो इंदिरा गांधी थी। स्थिति ऐसी बनी, इमरजेंसी लग गई, उसको लोगों ने पसंद नहीं किया, नसबंदी को पसंद नहीं किया, जो भी हुआ ये लंबी इतिहास है। और जब उनको चुनाव में हरवाया तो कानो कान खबर किसी को नहीं लगी। नाथुराम मिर्जा जीते, नागौर में, बाकी 7 गाँव में सोचे जनता वो है। और वापिस आप लोगों ने 2.5 साल में ऐसा माहौल बनाया, पूरी इंदिरा गांधी को किस रूप में आपने सम्मान दिया, स्वागत किया, और अंतिम हम सब लोग जीत के चले गए पार्लियामेंट में। उसमें भी एक हूँ, ये जनता वो है। राजीव गांधी कामयाब नहीं हो पाए। कई अफसर आए हैं, जब जनता ने फैसला किया कानों कान खबर नहीं लगने दी किसी ने। और मोदी जी को घमंड नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब जनता का मूड बदल जाए, पता नहीं लगता। लोकतंत्र में अहम घमंड काम नहीं आता है। ये गांधी का दिया हुआ, पंडित नेहरू का दिया हुआ, ये सोशल मीडिया में नौजवानों को आगे करके पता नहीं क्या क्या करवाया जा रहा है नेहरू के लिए, जो 10-12 साल से जेलों में बंद रहे थे। किसे कहते 10-12 साल से जेलों में बंद रहना उस जमाने के अंदर। पर जिस रूप में बदनाम किया जा रहा है, पर एक महान राष्ट्रपिता सानिध्य में पंडित नेहरू थे, या सरदार पटेल थे, या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिस रूप में देश को आज़ाद करवाया, एक वोट का अधिकार सबको दिया, चाहे वो राजा हो या रंक हो। आपको मालूम है कि अंग्रेजों का राज, राजा महाराजाओं का राज, जागीरदारों का राज आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। ये कांग्रेस थी जिसने, जो किसान लोग थे, खेत को जोतते थे, मालिक नहीं थे, वो एक झटके में इस कांग्रेस ने रात को सोए तो मालिक नहीं थे, सुबह उठे तो मालिक बन गई। वो कांग्रेस सही है। कोई कम फैसले नहीं किए कांग्रेस 70 साल के अंदर। मोदी जी के लिए कांग्रेस ने क्या किया? मोदी जी, कांग्रेस ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता 70 साल में, हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में आजाद हुए थे, वहाँ लोकतंत्र का नहीं रहा। बार बार सैनिकों का शासन हुआ, सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्री को जेल, भुट्टो को फांसी पे फंदे पे चढ़ा दिया। हिंदुस्तान के अंदर सरकार बदलती है, आप लोग बदलते हो, कानों कान खबर नहीं लगती है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए। आप इन्हीं का आप प्रधानमंत्री बने। 4 महीने में इसरो गए, सरदार पंडित नेहरू ने स्थापित किया था बाबा के नाम से, और मंगल ग्रह पे उपग्रह छोड़ा गया, जैसे कि मोदी 4 महीने में उपग्रह छोड़ने लायक बन गए। ये भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। पर सोशल मीडिया, सत्ता का दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग, पता नहीं धन कहाँ से आ रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा देश के अंदर, कोई सोच नहीं सकता। कल मैं था जोधपुर के अंदर, हाईकोर्ट का नवीन भवन का उद्घाटन हुआ था। मैंने अपनी स्पीच दी थी, आप लोगों को फॉलो करते हो, मुझे देखना उसके अंदर। कल मेरी स्पीच हुई थी वहाँ पर, फेसबुक पे होगी, एक एक वर्ड पढ़ना आप, मेरी भावना क्या है। दिल से बोलता हूँ, दिल से बात करता हूँ कि क्या हो रहा देश के अंदर। हालात बड़े भयावह है। मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम बातें अपनी जगह है। आपको तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप आज़ादी के पहले से ही इस कांग्रेस को मजबूती का झंडा बुलंद करने वाले लोग हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अब 70 साल में कई गलती भी होती है,
नेताओं से होती है, पार्टी से होती है, तो नेचुरल है कि कई बार कई पार्टी में आते हैं, कई लोग जाते हैं। कोई टाइम था कि कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता था कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करें, हम जनसंघ ज्वाइन करें। कल्पना के पार की बात थी। बाद में धीरे धीरे कुछ कमियां रही होगी, कुछ गलतियाँ रही होगी, अवसर कम मिले होंगे नौजवानों को, पार्टी छोड़ते गए, इधर उधर आते गए। अब तो मिक्सर मामला है, हमें मालूम था। पर कोई बात नहीं, ये तो लड़ाई कोई दुश्मनी नहीं किसी से, ना मोदी जी से है, ना पार्टी से किसी से, ना आरएसएस है, ना मोदी जी से। ये लड़ाई लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आप अपने विचारधारा, आपकी नीतियाँ जनता के लिए, आपके कार्यक्रम किसान के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए क्या है, बताओ देश को। जनता फैसला करे क्या करें। इसलिए हम लोग में आज भी मेरा मानना है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बातें करने वाले, अब जो चुनाव है हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो परिणाम आए हैं, उसके बाद में अब कभी जिंदगी में नाम नहीं लेंगे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करें। आप देखना कभी नाम लेते, कोई नाम नहीं लेगा। और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कोई आश्चर्य मत करना है। आज का माहौल 40 साल पहले भी था जब मैं एमपी बना, उसके पहले एमएलए का इलेक्शन लड़ा, मैं हार गया चुनाव। तो नई बात है हमारे लिए, यही माहौल था, कांग्रेस साफ हो गई थी पूरे उत्तर भारत के अंदर। तो लोगों ने कहा गया हुआ राज वापस कभी नहीं आता। राज वापस भी आ गए, राज बदलते भी गए, कई प्रधानमंत्री बन गए, सब देखा है, देश से देखा, आप गवाह हैं। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आज आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई देश की, जीडीपी गिर रही है, 4.5 पे आ गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कारण ये भी एक सामरिक ताना बाना कमजोर हो रहा है देश का। एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्टेटमेंट से राहुल बजाज के दो टूक बात करने अमित शाह के सामने, उससे पूरी सरकार हिल गई और वो अन्य उद्योगपतियों खड़ा कर रही उनके सामने बोलने के लिए स्थिति बन गई है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि हम आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, व्यापार धंधे ठप हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल बर्बाद हो रहा है, टेक्सटाइल उद्योग बंद हो रहे हैं, लाखों मजदूर घर बैठ रहे हैं, व्यापार ठप हो रहे हैं। जने खुद जानते हैं, खुद इंडस्ट्री चलाते हैं, क्या हालात है कोई सोच नहीं सकता। कई व्यापारी, कई उद्योगपति संकट में हैं, कई आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोग बोल नहीं रहे हैं, बोलेंगे तो और ज्यादा समाज में हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी, व्यापार ठप हो जाएगा, कर्जदार मांगने पैसा जाएंगे, तो बोल नहीं रहे, धंधे चौपट हो रहे हैं, स्थिति खराब है। इसलिए आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है और मैं आपको कह सकता हूं कि आप निश्चिंत रहें, हमेशा हम लोग आपके साथ, आपके सुख में दुख में खड़े मिलेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और जो भी मेरे सामने आप लोग प्रस्ताव लाएंगे, कोई मांग होगी, कोई सुझाव होंगे, हमेशा स्वागत रहेगा। अभी जमीन की बात की गई और मुझे बताया गया कि पहले जमीन भी मैंने दी थी या मैंने लोकार्पण किया था। तो ये पहली बार मैं सीएम बना, तब मेरी सोच थी, सवाल जाट समाज का नहीं है, सवाल है हर समाज का। हमने कोई जाति बिरादरी हो, हमने सबको जमीन दी थी, क्योंकि जमीन से सरकार का मोह नहीं होना चाहिए। अगर मोह होगा तो आप विकास नहीं कर सकते। सरकार का दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम जो अनेकता में एकता वाला मुल्क है हमारा, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जातियाँ अलग अलग है, बोली अलग है, उसको एक अखंड रखे हुए कांग्रेस की सरकारों ने अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से, अपने सिद्धांतों से। कम बात नहीं है। रशिया जैसा मुल्क
16 टुकड़े हो गए उसके, जिस पर हमें गर्व था। सुपर पावर थी दुनिया की, अमेरिका के साथ में 16 टुकड़े हो गए, 16 देश बन गए। हम लोग इंदिरा गांधी की जान चलेगी पर देश एक बार अखंड रहा। सरदार बहन सिंह जी थे, वे शहीद हो गए, आतंकवाद को देश नाबूद कर दिया। आपको मालूम है किस रूप में उन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री रहते हुए शहीद हो गए थे, प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी की हत्या कर रहे थे। आप बताओ, एसपीजी बनी सिक्योरिटी के लिए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में, क्या मायने रखता है? उनको हटा दिया। अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरे इनके परिवार के लिए एसपीजी बनी। दो प्रधानमंत्री खोए इन्होंने देश के लिए। एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी को, और एक प्रधानमंत्री बनने वाले थे 1 महीने बाद में राजीव गांधी को। इतने निम्न स्तर पर किसी को नहीं जाना चाहिए। पर देश के हालात ऐसे बन गए हैं जो आप सब देख रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सरकार का मोह जमीनों से नहीं होना चाहिए। सब समाज को जमीन हमने दी थी, उस वक्त भी सस्ते दामों में दी थी, जिससे कि आराम से समाज के लोग भामाशाह के सहयोग से समाज के कामों में उस जमीन का उपयोग कर सके। और निश्चिंत रहे, जो मुझे कहा गया प्रस्ताव पड़ोसी जमीन का, हमारे कैबिनेट में कटारिया जी बैठे हुए हैं, लालचंद जी, दोसासा जी हैं, सब साथी संग बैठे हैं। इनके ऊपर मैं जिम्मेदारी डालता हूँ, आप जाके बात कीजिए धारीवाली से, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए, और जमीन का आवंटन भी करेंगे। सहयोग से मैं आया हूँ जोधपुर से आज सुबह। तो जोधपुर में ही मुझे गंगाराम निराकर साहब ने, जो हमारे वाइस चांसलर थे, मेरे साथ पढ़े हुए थे, और विश्वविद्यालय के छात्र संघ का इलेक्शन हमने आमने सामने लड़ा था, वो और नारायण बेड़ा जी इसी काम के लिए आए थे। जोधपुर में भी छात्रों का बने हॉस्टल बने लड़कियों का। मुझे खुशी है कि लड़कियों के ऊपर चिंतन शुरू हुआ है समाज का। सब समाज को आगे आना चाहिए, सब समाज को आगे आना चाहिए कि लड़कियों को कैसे हम लोग सुविधा प्रदान करें लड़कों की तरह, कि गाँव से लड़के आगे शहर में रह सकें, पढ़ाई कर सकें, जिसके लिए आप हॉस्टल की मांग करें, जमीन की मांग करें, उसके लिए करें। लड़कियों की मांग, लड़कियों के लिए करें, लड़कियों के लिए जोधपुर में मांग वही की जा रही थी। और मैंने कहा है कि ये पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो लड़कियों के, जो अगर अनपढ़ रहती है उनको घूंघट निकालना पड़ता है, घूंघट निकालना पड़ता है। घूंघट हटाओ, कब तक कैद रखोगी लड़कियों को, महिलाओं को घूंघट निकालना? कहाँ टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, इंटरनेट की सेवाएं आ गई, दुनिया मुट्ठी में हो गई है। और राजस्थान में सबसे अधिक घूंघट है, और राज्यों में नहीं है। गुजरात में बिल्कुल नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में क्योंकि सदियों चला आ रहा है, वहाँ घूंघट प्रथाएं हैं। महिला कैद में रहती है, घूंघट के कैद में क्या प्रगति कर सकती है? ना परिवार ना खुद। क्या बीतती होगी उसके ऊपर, क्या बीतती होगी बताओ? और पढ़ लिख जाती लड़की, वो घूंघट निकालती है क्या बाद में? ना शादी के पहले ना शादी के बाद। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये बहुत गंभीर सवाल मैंने उठाया है, जिसको आप सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जाट समाज प्रगतिशील समाज है। आज़ादी के वक्त में भी आप लोगों ने अपनी भूमिका अदा करी थी। आज़ादी के वक्त में भी आगे आके आपने संघर्ष करने वाली कौम है, जाट कौम है। घूंघट को हटाने का काम भी जाट समाज को आगे आना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। गाली कम बढ़ रही है, पूरी मन हो नहीं रहा। या तो राजीव गांधी ने अमेंडमेंट किया 73, 74, उसके पहले गांव में सरपंच बनना सपने नहीं आता था महिला को। तो उन्होंने दलितों को भी, पिछड़ों को भी, महिलाओं को भी सरपंच, प्रधान, प्रमुख, मेयर, सभापति बना दिया, नगर पालिकाओं में वार्ड पार्षद बना दिया। ये उनका
सोच था, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए समाज के अंदर भी और सरकार के अंदर भी। उस पर पाकिस्तान का एक इकोनॉमिस्ट था, उसने एक आर्टिकल लिखा जिस जगह राजीव गांधी का बड़ा शानदार अच्छा फैसला है, जो 50% महिलाएं हैं देश के अंदर लगभग, उनकी भागीदारी सत्ता में होगी तो हिंदुस्तान ज़्यादा तेज गति से प्रगति कर सकेगा। ये उस वक्त में बेस्ट सीढ़ी थी इस बात को लेकर। उसके बाद में मैंने देखा शुरू के अंदर तो सर्वमनी महिला घूंघट निकाल के आ रही है मीटिंगों के अंदर। हम लोग मीटिंग में जाते थे, हमारे पास आके बैठते थे उनके पति, हम कहते आप सरपंच आप हो गया, कहते सब मेरी पत्नी नीचे बैठी हुई है। मैंने कहा भाई कमाल है, सरपंच पत्नी वो ऊपर आके बैठ रही थी, आप नीचे बैठना चाहिए था। कहनी सर मैं सरपंच पति हूँ। मैंने कहा नई पोस्ट बना दिया आपने, सरपंच पति, प्रधान पति, प्रमुख पति, ये जोरदार मामला है। पर धीरे धीरे वो महिला समझ गई और अपने पति मीटिंग बैठते थे, पंचायती करते थे, घूंघट ऊपर हो गया, धीरे धीरे करने के आप घर पधारो, मैं अपने आप संभाल लूंगा। इतना फर्क पड़ गया। तो घूंघट हटाने में आप अगर सत्ता में आते हो तो घूंघट हटता है, पढ़ाई करते तो घूंघट हटता है। तो मैं आपको मार्मिक अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से तमाम छत्तीसगढ़ी कौम के लोगों को, ये घूंघट प्रथाएं हैं, बुर्का प्रथाएं हैं, तो हटाओ, खुली हवा में सांस लेने दो महिलाओं को। ये पुरुष प्रधान देश है, इसलिए पुरुषों के बगैर वो कर नहीं सकते कुछ भी, तो पुरुषों को आगे आना पड़ेगा महिलाओं को घूंघट हटाने के लिए, तब जाकर के वो एक काम कर पाए, घूंघट हटा पाएंगे। ताली जोरदार करो, ताली जोरदार करो। मुझे उम्मीद है कि मीडिया भावना समझ रहे हो और आने वाले वक्त के अंदर हम जो सरकार आपने सौंपी हम लोगों को, तो संवेदनशील पारदर्शी जवाब प्रश्न देने की बात मैंने करी है। और 17 तारीख को 1 साल होंगे पूरे इस सरकार को, 17 तारीख को, 17 दिसंबर को। हम चाहते हैं कि उस वक्त में देखा योगा हो सरकार का। और एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, निरोगी राजस्थान। अच्छा स्वास्थ्य रहे लोगों का, बीमार नहीं पड़े, दवा की जरूरत नहीं पड़े। राजस्थान में जो फ्री मेडिसिन की स्कीम मैंने लागू करी थी पिछले टर्म में, बहुत कामयाब रही देश के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी तारीफ करी। दवाएं पहले 600 थी, अब 900 हो गई है। टेस्ट फ्री कर दिए, खून की जांचें फ्री, सोनोग्राफी फ्री सबके लिए, डायलिसिस फ्री। बुजुर्गों के लिए 60 साल का कोई है तो उसके लिए, या बीपीएल के लिए एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री। हमने उस वक्त कई अच्छे फैसले किए थे, पशुओं की दवाएं फ्री कर दी थी। पर सरकार चलेगी फिर भी खूब काम की। अरे मैंने कहा खूब घूम रहे थे हम लोग, कहते हुए एक बार तो कर्मचारी की स्ट्राइक हुई, पहली बार मुख्यमंत्री बना दूंगा आपको। तो कर्मचारियों ने काम तो मेरे कहने खूब किए, आकाश सुखे का प्रबंधन किया 4 साल तक, शानदार। तो चुनाव आए तो फिर पोलिंग पार्टी है अशोक गहलोत मुर्दाबाद के नारा लगा चली गई, सरकार चली गई। मशीन पहली बार आई थी उस वक्त में। दूसरी बार मोदी जी आ गए, बुखार चढ़ गया मोदी जी का लोगों को, ये प्रधानमंत्री ही बनना चाहिए इस बार। और तब बनेगा जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली जीतेगी बीजेपी। तो सरकारें चलेगी दिल्ली की, राजस्थान की, 2 सरकारें बच गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की। तो मुझे बहुत समझ में नहीं आया। हम लोग चंद्रबानी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, हम घूमे राजस्थान भर में, इतना शानदार माहौल था सब जगह, बहुत उत्साह था। मैंने कहा सरकार हमारी वापस बनेगी,
इतने अच्छे काम हमने किए हैं। और ये भी कहा अगर नहीं बनी तो आने वाली गवर्नमेंट काम भी नहीं करेगी, वही होगा। वसुंधरा एक बार लोग गए, एमएलए थे कि मैडम कोई काम नहीं हो रहे, गांव में जवाब क्या दे रहे हैं। तो पता उन्होंने क्या कहा, सिविल लाइन में जहाँ वो रहती थी उसके सामने मैं रहता था 49 के अंदर। उन्होंने कहा पता है मेरे सामने कौन रहता है, मेरा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हैं, जाओ वहाँ जाके पूछ लो, खूब काम करके देख लिए, वो वहाँ बैठा, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और जम के काम नहीं किया, जम के काम नहीं किया, 5 साल निकाल दिए। वहाँ पर आपका आशीर्वाद का मौका मिल गया बुझाने का, और तमाम आपके कारण आ पाया। ऐसा माहौल बना राजस्थान के अंदर, ऐसा माहौल बना, ऐसा मैंने मेरी जिंदगी में देखा कभी। और राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने मुझ पर विश्वास किया कि मैं पुनः भेजा आपके बीच में। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हम लोग स्कीम ला रहे हैं निरोगी राजस्थान की, पहला सुख निरोगी काया, जो हमारी कहावत है, पहला सुख वही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो हमने थीम बनाई है राजस्थान के लिए कि सभी लोग निरोगी कैसे रहे, अच्छा पर्यावरण रहे, प्रदूषण नहीं फैले, दवा की जरूरत नहीं पड़े। ये तमाम योजनाएं बड़े रूप में बनाएंगे हम लोग। चर्चा शुरू हो गई है, 17 तारीख को आपको मालूम पड़ेगा स्कीम किस प्रकार बनी है। मैं खाली इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको सबको मेरा आह्वान है कि जो अच्छे काम सरकार के हैं उसका लाभ उस तक पहुँचना चाहिए जो आदमी गरीब है या किसान है या जिसको जरूरत राज की है। कई बार अच्छी स्कीम होती पहुँचती नहीं है, उसमें आप लोग हमारी मदद करो, ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। और यही कहता मुझे आपने याद किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर के राजस्थान की इस रूप में सेवा करें जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिले, अच्छी परंपराएं, अच्छे संस्कार, अच्छे भाईचारा रहे, तेज गति विकास करे राजस्थान, ये हम सबका प्रयास रहेगा। किसानों के लिए कृषि मंत्री बैठे हुए हैं, 17 को पूरे राजस्थान किसानों का ये मेला लगा रहे हैं, चर्चा करेंगे उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। कई हमने कदम उठाए हैं, बिजली को लेके भी और अन्य सुविधाएं क्या मिल सकती किसान को, कैसे उसको ऊपर का पूरा मूल्य मिले, क्या क्या हम सरकार की तरफ से उनको और ऑफर कर सकते हैं, सिंचाई की सुविधा कैसे बढ़ सकती है। कई योजना बनाई है, अब समय कम है कि मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता। तो आप सब यहाँ पधारे, हम लोगों को याद किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।